हे गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये इसमें जब खुदाई हुई थी यहाँ पे, इसके जो प्रारंभिक पुरास्थल मिले थे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिलते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, चौंदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्राचीनतम नगरी सभ्यता इसे बोला जाता था। तो ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये भारत की सबसे प्राचीनतम नगरी सभ्यता थी। फिर मैंने बोला है कि ये प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता थी, मतलब इसे कैल्कोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तर मतलब पत्थर और धातु मतलब जो धातुएं इस पे रही होंगी। तो इस सभ्यता को प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर के हथियारों के साथ साथ तांबे और कांसे का भी यूज़ किया गया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता नेम दिया गया इस सभ्यता को, प्राचीनतम नगरी सभ्यता बोला गया, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता बोला गया। फिर आता है इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थलों में सबसे पहले जो पाया गया था पुरास्थल जिसकी खुदाई करी गई थी वो हड़प्पा था। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई करी गई थी, तो इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया। फिर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो वो क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था कि इस सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता इसको इस वजह से बोला गया क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कांस्य निर्माण की तकनीकी की जानकारी दी थी। हड़प्पा वासियों ने ही सबसे पहले कांसे के निर्माण की तकनीकी की जानकारी दी थी, इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। कांसा कैसे बनाया जाता है, कॉपर और उसमें 12 से 12.5% टिन का यूज़ करके कांसे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखने बात ये है कि इस जो ये सभ्यता थी इसमें सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया गया था तो वो तांबे का यूज़ किया गया था, ना कि कांसे का यूज़ किया गया था। तो जिस धातु का औजार और उपकरण में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सभ्यता में वो कॉपर था, मीन्स तांबा था, ना कि कांसा था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में शामिल किया गया। रीज़न कैसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं ये मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिसे लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है तो उसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। लेकिन जिन घटनाओं को कोई भी लिखित विवरण नहीं है तो अब उसे लिखित विवरण नहीं है तो उसे पढ़ा कैसे जाएगा, तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित वर्णन नहीं होता उसे प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और आदि ऐतिहासिक काल वो होता है कि जिसको लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो था एक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया था, चित्रों के आधार पर लिखा गया था, तो इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा गया है। चलिए अब इसके आते हैं खोज पर। देखिए, इसकी खोज के संबंध में क्या था, हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है उसके बारे में सबसे पहले अगर जानकारी दी थी तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई विशेष ध्यान किसी का नहीं जाता है, बस ये पता चला था कि हाँ यहाँ पे कोई स्थल है। ठीक, फिर उसके बाद ब्रिटेन बंधु जो थे उनके नेतृत्व में 1856 में होता क्या है कि कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। किसके नेतृत्व में, ब्रिटेन बंधु मतलब जॉन और विलियम ब्रिटेन के। कब, 1856 में। तो कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। तो उसी क्रम में कुछ गिट्टियों की ज़रूरत होती है, और जब कुछ गिट्टियों की ज़रूरत होती है उसी क्रम में क्या होता है, हड़प्पा स्थल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले जानकारी दी थी, लेकिन उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इनकी एक मैगज़ीन थी नरेटिव ऑफ जर्नी टू कैलेट, तो उसी में इन्होंने इस बारे में बताया था चार्ल्स मैसन ने। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन बंधु आते हैं जो कि 1856 में जब इनके नेतृत्व में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था तो कुछ गिट्टियों की ज़रूरत होती है। तो उसी गिट्टियों की ज़रूरत की वजह से वहाँ पे जब जाते हैं तो इसी क्रम में हड़प्पा स्थल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। चलिए आगे आते हैं। आगे थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम लोग भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इन पहले 1826 फिर 1856 फिर
इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो 1853 से 1873 के बीच में रहता है। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले खुदाई का काम किया था इस क्षेत्र में। खुदाई के बारे में बोला जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। इससे पहले जो था बस एक पता चला था कि हाँ यहाँ पे कोई स्थल है, तो इन्होंने उत्खनन का कार्य क्षेत्र में 1853 से 1873 से किया। लेकिन ये सभ्यता तब भी पूरी तरह से सबके सामने नहीं आती है। ये सभ्यता आती कब है? 1921 में जॉन मॉर्सल थे जो कि पुरातत्वविद थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। उनके नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, जो कि आज का साहिवाल है, जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई की गई थी। तो ध्यान रहे 1921 आपको ध्यान रखना है। और किसके नेतृत्व में करी गई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक होते हैं। और तो उनके नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी, इनका आपको नाम रखना है, के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, जो कि आज का साहिवाल है, जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई की गई थी। तो अगर ये बोला जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर श्री दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके नेतृत्व में करी गई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब करी गई थी? 1921 में। ठीक है, तो हड़प्पा नदी के किस पे? बाएं तट पे है। ठीक, आगे आते हैं। फिर अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के दाएं तट पर सिंध प्रांत के लरकाना जिलों का, पंजाब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था जहाँ हड़प्पा की बात करी गई थी, और इसमें सिंधु नदी के दाएं तट पे सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खुदाई की जाती है। इसके बाद ये सभ्यता पूरी तरह से लोगों के सामने आती है। तो 1921 में हड़प्पा, ठीक है। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन सा? मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खुदाई की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके जियोग्राफिकल एक्सटेंशन पे। ठीक है, भौगोलिक विस्तार इसका क्या था? तो देखिए, इसका जो भौगोलिक विस्तार देखें तो एक त्रिभुजी आकृति का था। ठीक है, तो इसकी जो उत्तरी सीमा अगर बात करी जाए तो वो भारत में जम्मू में है। तो ये मैंने लिख भी दिया है, इसको इस फॉर्म में बना दिया है। तो इसकी उत्तरी सीमा जो थी वो कहाँ पे? उसके गांव का नाम है मांडा। तो क्या बोली जाती है? इसकी उत्तरी सीमा मांडा है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट पे है? जम्मू पे। तो जम्मू से 28 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट पे अखनूर में ये पड़ता है मांडा। ठीक है, तो कहीं कहीं अखनूर भी लिख के आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए और मांडा। ठीक है, तो मांडा एक गांव का नाम है जो कि जम्मू का गांव है। तो सबसे उत्तरी सीमा अगर इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की बोली जाए तो वो मांडा है। फिर आते हैं, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? JP जोशी हैं। 1976 से 77 के बीच में इसकी खुदाई करी गई थी। ओके, अब आते हैं इसके जो पूर्वी सीमा है। तो इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उसका नाम है आलमगीरपुर। ज़िला जो है वो मेरठ है। आलमगीरपुर कहाँ पे? मेरठ पे पड़ता है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हिंडन नदी के किनारे बसा। हिंडन किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। तो हिंडन जो नदी है वो सहारनपुर ज़िले से इसका उद्गम हुआ है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा होकर दिल्ली से कुछ दूरी पे ये यमुना से मिल जाती है जाके। तो फिलहाल आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पे पड़ता है? मेरठ पे। तो इसकी ये पूर्वी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की। और उत्तरी सीमा मैंने बताई है मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करी जाए तो है सुतकागेन-डोर। ठीक है, सुतकागेन-डोर जो है वो पाकिस्तान पे पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र पे। और ये जो है ये रिवर दस्त रिवर है उसके किनारे है। तो सुतकागेन-डोर इसकी पश्चिमी सीमा है, बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान के पड़ता है, रिवर दस्त है। ठीक है, दस्त इसकी रिवर है। ठीक है, जिसके किनारे ये बसा हुआ है। ओके, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा के निकट ग्वादर के पास मकरान तट पे कराची से लगभग 480 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिम पे है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और जो ईरान की सीमा पे ये पड़ता है ग्वादर के पास। इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। गांव कौन सा है? दैमाबाद है। ज़िला अहमदनगर है। और अगर नदी की बात करी जाए किस नदी के किनारे है तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा।
ठीक है। तो दक्षिणी सीमा कौन सी है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ का गांव है? महाराष्ट्र का एक निर्जन गांव है ये। जिला अहमदनगर। नदी प्रवरा जो कि गोदावरी की सहायक नदी। ये सीमाएं पूछ ली जाती तो आपको ध्यान रखना। तो मैंने उत्तरी सीमा के बारे में बोला। उत्तरी सीमा कौन सी? मांडा है। दक्षिणी सीमा कौन सी है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और मांडा कहाँ पे था? जम्मू में था। मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। और दैमाबाद प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। जिला कौन सा? मेरठ। और किस नदी किनारे बसा हुआ है? हिंड नदी किनारे बसा हुआ है। और अगर पश्चिमी सीमा की बात करी जाए, सुतका गेंडोर है। रिवर दसत है। बलूचिस्तान क्षेत्र जो कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही पड़ता है, उसकी सीमा के आसपास निकट है, ठीक है, ईरानी सीमा के पास। और कराची से लगभग 480 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का आकार जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिभुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करी जाए तो 1600 किलोमीटर है इसका जो विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की बात करी जाए तो 1400 किलोमीटर में इसका विस्तार है। चलिए आगे आते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका जो विस्तार है वो भारत में है, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में है, और इसके कुछ जो स्थल हैं वो अफ़गानिस्तान में भी हैं, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आपको ध्यान रखना है। तो अफ़गानिस्तान में जो 2 स्थल के साक्ष्य मिले हैं वो है मुंडी गाक और सोटी घाय। तो मुंडी गाक और सोटी घाय 2 हड़प्पाई बस्ती के साक्ष्य अफ़गानिस्तान में मिले हैं, आपको ध्यान रखना है, मैचिंग में आ जाता है। पाकिस्तान में आपको जैसे कि पता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? सिंध नदी के। सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे जो है वो क्या है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा की बात करी जाए ये भी पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पे है। तो रावी नदी के बाएं तट पे कौन सा है? हड़प्पा है, ठीक है। और अगर बात करें सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। फिर चौंदड़ो पे आ जाते हैं। तो चौंदड़ो जो है, चनहुदड़ो, ये भी हमारा कहाँ पे? पाकिस्तान पे ही पड़ता है। तो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पे मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। देखिए मैंने बना भी दिया है, यहाँ पे हमारा ये लाइन है सिंधु नदी की। सिंधु नदी के अगर बोला जाए तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो पड़ता है, नीचे उसी के इधर चौंदड़ो पड़ता है। और अगर बोला सिंधु नदी के जहाँ पे दाएं तट पे मोहनजोदड़ो, उसी के अगर बाएं तट पे उसी के तो कोट दीजी पड़ता है, और कोट दीजी के उधर दक्षिण में पड़ता है चौंदड़ो, चन्हुदड़े, ठीक है। तो इसकी जो सिंधु नदी के बाएं तट पे पड़ता है, और इसके उत्खननकर्ता की बात करी जाए चन्हुदड़ो की तो वो ननी गोपाल मजूमदार थे। ननी गोपाल मजूमदार उत्खननकर्ता थे। इसके वर्ष 1931 में करी गई थी। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान का है। तो सिंध प्रांत के सिंधु नदी के ही किनारे ये भी बसा हुआ है। ये खैरपुर स्थान है। तो वही मैंने बताया कि सिंधु नदी के जिस तरह दाएं तट पे मोहनजोदड़ो, उसी तरह बाएं तट पे अगर देखेंगे आप कोट दीजी के नीचे ही चन्हुदड़ो पड़ता है, ओके। और एक डाबरकोट है बलूचिस्तान पे, उधर ही जहाँ पे आपने अभी सुतका गेंडोर पढ़ा था कि सबसे इसका पश्चिमी है, तो वो भी आता है पाकिस्तान का। बालाकोट और डाबरकोट, तो बलूचिस्तान एरिया में 3 इम्पॉर्टेंट है, सुतका गेंडोर है, बालाकोट है, डाबरकोट है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं भारत में। तो भारत में राजस्थान के गंगानगर ज़िले में कालीबंगा है। तो कालीबंगा आपको ध्यान रखना है, राजस्थान पे है। तो कहाँ पे? गंगानगर ज़िले में है, जो इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट राजस्थान से यही बनता है। और एक है बालाथल की बात करी जाए तो वो भी राजस्थान में पड़ता है, लेकिन आपको कालीबंगा ध्यान रखना है। लोथल और रंगपुर कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले से है। तो लोथल और रंगपुर कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले से है। सुरकोतड़ा और धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले से है। तो अहमदाबाद से कौन सा है? लोथल और रंगपुर है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले से। गुजरात के ही कच्छ ज़िले से सुरकोतड़ा और धौलावीरा है। अभी मैप में आप इसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब बात करी जाए, आप पंजाब में आ जाइए तो पंजाब में फेमस है रोपड़, जो कि रूपनगर ज़िले में सतलज नदी के बाएं तट पे है। तो रोपड़ कहाँ पे? सतलज नदी के बाएं तट पे। ज़िला कौन सा? रूपनगर है, पंजाब में पड़ता है।
बड़ावली कुड़ाल, तो बड़ावली कुड़ाल जो है वो फ़तेहाबाद में है, हरियाणा के। तो हरियाणा के जब ये है सब, तो हरियाणा के फ़तेहाबाद में बड़ावली कुड़ाल पड़ता है। हरियाणा के हिसार पे राखीगढ़ी पड़ती है। हरियाणा के भिवानी पे मिठातल पड़ता है। तो भिवानी पे मिठातल, हिसार पे राखीगढ़ी, फ़तेहाबाद पे बड़ावली और कुड़ाल है। अब यूपी पे आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश पे सहारनपुर पे हुलास है, और उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता आलमगीरपुर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूर्वी सीमा ही है सिंधु घाटी सभ्यता के। और आलमगीरपुर के अगर इसकी उत्खननकर्ता की बात करी जाए तो वो है यज्ञदत्त शर्मा, 1958 में करी थी। तो ये इंडिया का मैंने क्रम लिख दिया है जिस हिसाब से है। कालीबंगा जो है वो गंगानगर राजस्थान पे, पंजाब का रोपड़, फ़तेहाबाद हरियाणा का बनावली कुड़ाल है, हिसार का राखीगढ़ी उसके नीचे, और भिवानी उसके नीचे पड़ता है। तो मिठातल है यूपी में हुलास, सहारनपुर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ पे पड़ता है। उसी तरह अगर गुजरात की बात करी जाए तो जो कच्छ ज़िले पे था धौलावीरा, सुदकोटा, अहमदाबाद पे जो था वो लोथल और रंगपुर गुजरात का है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे है, और रोपड़ जो आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि क्योंकि 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसे खुदाई करी गई थी। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के, देखिए सन जो है आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा वाला 1921 और मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है, और उसके बाद ये रोपड़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आज़ादी के बाद अगर प्रथम हड़प्पा स्थल की बात करी गई तो रोपड़ है, इस वजह से 1953 का आपको ये ध्यान रखना है। तो उत्खननकर्ता कौन? यज्ञदत्त शर्मा है। अब आ जाते हैं लोथल में। रोपड़ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है, एक कब्र में मालिक के 100 के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कब्र में मालिक के 100 के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। अब आते हैं लोथल में। तो लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। इसके उत्खननकर्ता के नाम तो आपको ध्यान ही रखने हैं। तो उत्खननकर्ता कौन है? श्री रंगनाथ राव है। 1954 में इसकी खुदाई करी गई थी। और लोथल कहाँ पे? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। जिला कौन सा है? अहमदाबाद है। और नदी कौन सी? भोगवा है। रोपड़ कौन से था? सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। लोथल कौन सी? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो श्री रंगनाथ राव जो हैं वो लोथल के उत्खनन करता हैं। तो इसमें भी जो इसके साक्ष्य हैं क्या क्या मिले हैं, जैसे बंदरगाह के बारे में बोला गया है, बंदरगाह गोदीवाड़ा के धान की भूसी मतलब चावल के बारे में साक्ष्य यहीं से मिले हैं, विशेषकर रंगपुर से। और अगर बात करी जाए तो जो युग्म ज्वाइंट जो बुरियल है मतलब साथ में दफनाने का, उसके साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कथा सा एक परिदृश्य उत्पन्न करने वाला एक साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से। लोथल से आपको साक्ष्य के बारे में सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखने, चावल की भूसी के साक्ष्य जो मिले हैं जो कि रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? चावल की भूसी के साथ लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल कहाँ पे? गुजरात पे। और बंदरगाह के बारे में और युग समाधान की बात करें, अग्निकुंड की बात करें, तो ये कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए। अब आगे आते हैं, देखिए कालीबंगा। काली मीन्स काली और बंगा मीन्स चूड़ियाँ, तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो जो क्षेत्र है कालीबंगा कहाँ पे? आपको पता है, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। तो आपने रोपड़ पढ़ा था, रोपड़ किस नदी के किनारे था? वो था सतलज नदी के किनारे। और लोथल जो है वो किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा की बात करिए, कालीबंगा किसने? घग्गर नदी के किनारे, श्री गंगानगर जिले राजस्थान के। ठीक, तो इसके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड यहाँ पे मिला है, और जो साथ में युग्म समाधान है मतलब 100 को दफनाने वाला, वो यहाँ पे भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और पेड़ के तनों को खोखला कर उसका नाली के रूप में प्रयोग किए जाने के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। अब आते हैं बड़ावली। तो बड़ावली के अगर बोला उत्खननकर्ता कौन थे? रवीन्द्र सिंह बिष्ट थे। ठीक है, और इसके कालीबंगा कौन थे? ब्रजवासी लाल थे 1961 में। अभी ये भी आपको ध्यान रखना था। तो इसकी जो खुदाई होती है 1973 में होती है, हरियाणा के फ़तेहाबाद ज़िले में, और लुप्त सरस्वती नदी के किनारे होती है। ठीक है,
तो उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में लुप्त सरस्वती नदी के किनारे बड़ावली है। तो यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ जो खिलौना हल है, जिससे हम मिट्टी के बने हुए खिलौने को क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। तो उसके बड़ावली से उससे साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान और जौ वगैरह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का धौलावीरा। तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। 1990 से 91 के बीच में, 1990 से 91 तक इसके बीच इसकी खुदाई होती है। गुजरात के कच्छ ज़िले में भचाऊ तालुके में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शहर का जो विभाजन है वो 3 वर्गों में किया गया, 3 पार्ट में किया गया है। तो शहर का त्रिवर्गीय विभाजन है, ये सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट विशेषता है। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 के बीच गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुके में स्थित है। त्रिवर्गीय विभाजन है इसका। तो हड़प्पा स्थल का क्रम आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ा अगर बोला जाए मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो, फिर गनेरीवाला, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा अगर हड़प्पा स्थल की बात करी जाए तो धौलावीरा है। वैसे कौन सा, मोहनजोदड़ो है। धौलावीरा कहाँ पे, कच्छ जिले पे। राखीगढ़ी हिसार पे पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा के हिसार पे है। सभ्यता का आकार जैसे कि मैंने बताया है कैसा है, त्रिभुजाकार है। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पाई लिपि कैसी थी। तो देखिए सही बात तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लिखित साक्ष्य थे वो प्राप्त हुए थे, लेकिन इसे जिस तरीके मेसोपोटामिया का जो किलाक्षर और मिस्र का हायरोग्लिफ है लिपि थी, तो उसको नहीं पढ़ा जा सका था, उसी तरीके इसको भी नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन जो मेसोपोटामिया मतलब जो इराक वगैरह के, इराक हो गया, सीरिया, वहाँ की जो सभ्यता थी उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वहाँ का किलाक्षर और मिस्र का हायरोग्लिफिक लिपि जो थी उसकी भांति इस लिपि को भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या, इस लिपि को जो पढ़ने का प्रयास किया गया साक्ष्यों के आधार पर, तो सबसे पहले वैडिल महोदय ने किया 1925 में। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अगर इसे पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसी ने किया था तो 1934 में हंटर महोदय ने किया था। इसे लिखे जाने का जो क्रम था वो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं होता था। लेखन की शैली को हम लोग बस्रुफेदन, हलावर्त शैली या गौमुत्रिका शैली के नाम से जानते हैं। पहले क्या था, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं होता था। तो इस शैली को हम लोग बस्रुफेदन, हलावर्त या गौमुत्रिका शैली बोलते हैं। तो अशोक की जो येरागुडी अभिलेख है कर्नूल आंध्र प्रदेश पे, जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल पे जो अशोक का येरागुडी अभिलेख है वो इसी शैली में लिखा गया है, मतलब बस्रुफेदन शैली में लिखा गया है, इसी क्रम में लिखा गया है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसका जो टाइम पीरियड था, उद्भव था, इसकी विशेषता थी, उसको विस्तार से जानेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। हाँ, और इसके अगर मैप के बारे में है, जैसा कि इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडस रिवर है, मतलब जो सिंधु नदी के यहाँ पे अगर देखें दाएं तट पे मोहनजोदड़ो, और अगर रावी नदी के बाएं तट पे देखें तो हड़प्पा है, ठीक है, चहुंदड़ो है। तो ये सब आपको इसमें देख लेना है। ये मैप मैंने एक बार दिखा दिया है इस पर, ठीक है। और सबसे जो इसका दक्षिणी है वो क्या है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी, प्रवरा नदी के किनारे। तो ये आपको भाई पता होना चाहिए। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, मैप आपको एक बार नोटिस कर लेना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।